Very good morning, my dear students. Welcome to your channel CCI Career Maker, and this is your mentor as always, नयन मित्तल। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम लोगों ने देखो बच्चों, चैप्टर बोरिंग नहीं है। अगर आप लोग अभी भी समझ रहे हो कि कंफ्यूजिंग और बोरिंग है तो इट इज नॉट एट ऑल। आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने आने पड़ेंगे, मतलब होने पड़ेंगे आपके। आप कैसे करो, आप जब वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखते रहिए। लेकिन यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से एक चीज समझाई जा रही है। मैं अपनी तरफ से पूरा जितना हो सकता है बेस्ट, मतलब 100 से ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग, क्योंकि 10 से एकदम से 11th पे आते हो तो दिक्कत नहीं आए कुछ भी चीज समझने में। और मुझे लगता है कि आ रही होगी, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, बट फिर भी अगर आप लोग उसको कंसेंट्रेशन से और एक दो बार दोबारा रिवाइज करके पढ़ोगे तो बहुत इजी तरीके से, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं है कि एक चीज एकदम में आधी चीजें नहीं आती एकदम में। थोड़ा पेशेंस होना चाहिए और थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ यार हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि अभी से हार मान जाओगे। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग, मेरे साथ पहली बात तो वीडियो बने रहना, क्योंकि आज हम लोग कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चंस यार ट्राई करने वाले। इसके साथ साथ पहले मैं हमारा एक टॉपिक जो रह गया था उसको कंप्लीट करूंगा। तो लास्ट हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में डील कर चुके थे, प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी लास्ट वीडियो के अंदर। कि दोबारा बता देता हूं प्रॉपर्टीज क्या थी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर द पाथ ऑफ प्रोपगेशन। दोबारा बनवा के दिखा देता हूं एक बार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट टाइम, क्योंकि टाइम आज ज्यादा, हम लोग थोड़े बहुत ज्यादा जल्दी पढ़ेंगे आज। क्लियर, ये लीजिए, और ये मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, और यहां पर ही मैं बना देता हूं एक बार मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये चीज आनी चाहिए अब तो, इस तरह की, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताई थी आप लोगों को कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ वो पाथ ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर जा रही है बच्चों। यहां पर फर्स्ट पॉइंट मैंने यही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और पाथ ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर थी। ये पॉइंट मैं लिखवा चुका था। क्लियर। सेकंड पॉइंट पे हम लोग पे थे कि इसी बेसिस पे सेकंड पॉइंट बताया था कि उनको किसी बैटरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी मूव कर सकते थे। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे मैंने एक ट्रिक बताई थी, जिन बच्चों ने मिस कर दी थी ट्रिक, वो अभी ध्यान रखना। CGX UV IMR, ये से याद करने का मैंने ट्रिक बताया था। C फॉर कॉस्मिक, G फॉर गामा, X फॉर एक्सरेज, U फॉर अल्ट्रावायलेट, V फॉर विजिबल, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रो और R फॉर रेडियो वेव्स। क्लियर। CGX UV IMR इतना मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहां पर 3 पॉइंट्स वेव नेचर के थे। अब वेव के बाद मैंने इसके डिसएडवांटेजेस बताए थे, और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बच्चों, जो आने वाले साइंटिस्ट उनको बता देते हैं। मतलब इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। तो मैंने आपको इसका हेडिंग डलवाई थी बच्चों, एक हेडिंग, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो मैंने हेडिंग बनवाई थी, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर, ये बताया गया था। अब तक हम लोग वेव पढ़ते थे, किस तरह की वेव होती है, अब पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स होता है। क्लियर। इसके लिए एक साइंटिस्ट आया था मैक्स प्लैंक, मैंने कल भी लिखवाया था आपको 1900 में। मैक्स प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट आया था जिसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दे दी थी, जिसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दे दी थी। मैक्स प्लैंक ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गिवन, उसने दी थी ये, ठीक है। 1900 के आसपास आया था, 1900 के आसपास, ये 1900 में था। और इसने जो ये पार्टिकल्स थे जिनमें एनर्जी एमिट हो रही थी, उनको फोटॉन्स या क्वांटा बोल दिया गया था, क्वांटा, और इनको ही फोटॉन्स बोल दो। लाइट के केस में ये फोटॉन्स थे, और साउंड या हीट के केस में फोनॉन्स बोलते हैं इनको, ठीक है, फोनॉन्स। ये लाइट के केस में थे और ये हीट के केस में थे। इतनी बात मैंने बता दी थी, और इसका मेन पोस्टर मैंने लिखवा दिया था कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक एनर्जी is emitted or absorbed not continuously,
कंटिन्यूसली ना तो एमिट होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होती है। और उन स्मॉल पैकेट्स को क्या बोला गया था? क्वांटा। और उन क्वांटा को लाइट के केस में फोटॉन्स, और इन क्वांटा को बोला गया भाई, इस क्वांटा को लाइट के केस में फोटॉन्स और हीट के केस में फोनॉन्स के नाम से जाना गया है। इन क्वांटा को लाइट के केस में फोटॉन्स और हीट के केस में फोनॉन्स के नाम से जाना गया है। क्लियर? आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी आप सभी को। इसके बाद मैंने इसी में टॉपिक में आगे बढ़ते हुए बताया था कि जो एनर्जी होती है, जो भी रेडिएशंस की जो एनर्जी है, जो पार्टिकल जहां पे निकल रहे थे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। मतलब जो भी पार्टिकल यहाँ पे रिलीज हो रहा है, उस पार्टिकल के पास जितनी एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोली जाती है? फ्रीक्वेंसी के। ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ये सेकंड पॉइंट बताया गया था आप लोगों को। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या आया था? एच। एच एक कांस्टेंट था, और इस एच कांस्टेंट को क्या बोलते थे अपन लोग? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम बोला था? प्लैंक्स कांस्टेंट बोला गया था। इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये इसकी वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए बच्चों। E इक्वल टू एच न्यू। एच जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.62 इंटू 10⁻34। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी यहाँ पर। क्लियर? अपने को नोटबुक्स में लिख लेना वैल्यूज को। क्लियर? तो पार्टिकल नेचर में हम मैक्स प्लैंक के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स के बारे में डील कर रहे थे। 2 पोस्टुलेट्स हो गई है, एंड नेक्स्ट और लास्ट पोस्टुलेट जो कि थोड़ी बहुत आपको दिक्कत दे सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इसके डिसएडवांटेज बताने वाला हूं। तो फिलहाल इससे थोड़ा बहुत बताया था। थर्ड पोस्टुलेट अगर आप लोगों ने नहीं लिखी हो तो लिख लेना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था इसने। एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है? इसके अकॉर्डिंग ये बोलता था कि E इज इक्वल टू NH न्यू। ये बोलता था कि एनर्जी जो होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। ये तो अपन बोल रहे हैं कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो ये नंबर है, ये नंबर है उसके। ठीक है? तो यहां पर एक क्वांटाइजेशन के बारे में हो गया है। क्वांटाइजेशन मतलब कोई भी इंटीजर आ जाए, कोई नंबर है, ये इंटीजर के इक्वल हो गया। क्लियर? तो मैक्स प्लैंक के 3 पोस्टुलेट दोबारा बता दो। यहां पर ये दोबारा सुन लेना बच्चों, मैक्स प्लैंक के 3 पोस्टुलेट्स को बहुत अच्छी तरह से सुनना। यहां पर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स नॉन एज क्वांटा। known as quanta, and in case of light इनको photons बोलते थे, and in case of heat they are known as phonons. Second point, energy of the particle is directly proportional to the frequency of the radiations, and the proportion के साथ आता है तो एक constant आता है Planck's constant, इसके लिए लिखा देखिए। And lastly he tells about, मतलब इससे quantization of energy के बारे में बताया था। he told about the quantization of energy, that is number of particles कितने होने चाहिए इसके अंदर, उससे भी इसके बारे में जानकारी दी थी। इतनी बात क्लियर? मेन पोस्टुलेट्स हो गए इसके। इसके बाद पार्टिकल नेचर में मैं मेन हेडिंग बनाऊंगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मेन हेडिंग है ब्लैक बॉडी, हेडिंग बनाएंगे ब्लैक बॉडी, सिंपल डेफिनेशन आती है इसकी, एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक सिंपल डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी 1 नंबर में। ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है? हेडिंग बना ली है। अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लैक कलर क्या काम आता है। ब्लैक कलर का यूज क्या है? ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो सब चीजों को एमिट कर सकता है और एब्सॉर्ब भी कर सकता है। मतलब एक आइडियल बॉडी होती है ब्लैक, एक आइडियल बॉडी होती है विच कैन एमिट और एब्सॉर्ब ऑल रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। कैसे भी फ्रीक्वेंसी का कोई भी रेडिएशन हो उसको एमिट भी कर सकता है और एब्सॉर्ब भी कर सकता है। और जो रेडिएशन इससे निकल रहे हैं उन रेडिएशंस को क्या बोला गया है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। बहुत अच्छी तरह समझना बच्चों, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत एक एक चीज पहले समझाई जा रही है, देन उसके बाद आपको लिखवाया जा रहा है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके एकदम से आगे बढ़ते तो 11th में आप घबरा जाओगे, इसे घबराना नहीं है। तो यहां पर बहुत अच्छी तरह समझना ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का मीन क्या है। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है जो कोई भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हो उनको एमिट भी कर सकती है और एब्सॉर्ब भी कर सकती है।
सच बॉडीज आर नोन एज ब्लैक बॉडीज। क्लियर? और ये जो बॉडीज होती हैं, ये जो भी रेडिएशंस को एमिट कर रही हैं, ये जो भी रेडिएशंस को एमिट कर रही है बच्चों, उन रेडिएशंस को क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो इसकी डेफिनेशन लिखना मेरे साथ। सच आइडियल बॉडीज, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन लिखा रहा हूं, सच आइडियल बॉडीज, such ideal bodies which can emit or absorbs radiation of all frequency, सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को, of all frequency are known as ideal bodies. Clear? Are known as ideal bodies. उनको क्या बोलते हैं? आइडियल बॉडीज। क्लियर? ये बात होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। वो आइडियल बॉडी, ब्लैक बॉडीज, यार आइडियल बॉडीज क्यों, ब्लैक बॉडीज लिखे यहाँ पर। ब्लैक बॉडीज उनको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडीज। क्लियर? तो जो एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं सारे टाइप्स के रेडिएशंस को, सच बॉडीज आर नोन एज ब्लैक बॉडीज। एंड द रेडिएशंस, यहीं पे कंटिन्यू करके मैं लिख रहा हूं, एंड द रेडिएशंस emitted by black body are called black body radiation, are called black body radiation। क्लियर है बात? ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। तो वो सारी बॉडीज, वो सारी आइडियल बॉडीज जो एमिट और एब्जॉर्ब कर सकती है हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को, रेडिएशन मतलब रेज या लाइट, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, और जो भी ये बॉडी एमिट करती है जो भी रेडिएशंस को, सच रेडिएशंस आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। एक छोटा सा टॉपिक था, इस पर डेफिनेशन पूछा था सिंपल, आपसे 1 मार्क के अंदर डेफिनेशन आती है। इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट, इसमें पार्टिकल नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सब लोग हेडिंग बनाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है ये चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना भाई इसको। अब ध्यान देना, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसके कंसेप्ट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट नहीं था बच्चों, 3 साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं आ गए थे। बहुत अच्छी तरीके से समझना। पहली बात तो आप बोलोगे कि ये जो था प्लैंक का था, थोड़ा बहुत काम तो प्लैंक था, उसके बाद हर्ट्ज आया, उसके बाद आइंस्टीन भी आए थे इसमें अपनी कुछ ना कुछ भागीदारी देने। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। मैं आपको पहले इसका डायग्राम से समझाता हूं, एक सेटअप बनाया था हम लोगों ने। क्लियर? ये एक तरह से वैक्यूम चैम्बर ले लिया गया यहां पर, इस तरीके का कुछ वैक्यूम चैम्बर ले लिया गया बच्चों। क्लियर? ये आ गया अपना वैक्यूम चैम्बर। अब इस वैक्यूम चैम्बर को अटैच कर दिया था यहां पर, एक बार और ये कोई एमीटर है, इस एमीटर को बना दिया यहां पर, और यहां पर बैटरी से कनेक्ट करते हैं।
ये आ गया आपका, क्लियर। अब इसके अंदर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये एम्पियर बना दिया है मैंने यहाँ पर, ये ए है एम्पियर, कंफ्यूज होता ना, रीडिंग नोट करेगा जो। इसके बाद यहां पर बनाया गया है, यहां पर एक मेटल लिया गया था, मेटल की एक शीट ली गई है। ये मेटल आपके पास ऑप्शन में आ सकते हैं कि कौन कौन से मेटल्स यूज किए गए थे इसके अंदर, तो आप ध्यान देना। यहां पर 3 तरीके के मेटल कोई भी यूज कर सकते हो आप इस मेटल को। ये मेटल जो होता है या तो रूबिडियम का हो सकता है, या फिर सीजियम का भी हो सकता है ये मेटल, या पोटेशियम का भी हो सकता है, क्लियर। तीनों में से कोई भी मेटल यूज कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इन एक्सपेरिमेंट में तीनों ही मेटल्स को यूज करके देखा गया था कि तीनों से कोई अलग रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। और यहां पर एक इस तरह का सी शेप, ये सी है, इस सी शेप का एक डिटेक्टर बना दिया गया था, ये डिटेक्टर था, क्लियर। यहां से रेज आ रही है बच्चों, ध्यान देना, यहां से लाइट रेज आ रही है, इसके ऊपर गिर रही है, ये लाइट रेज आ रही है, इस मेटल के ऊपर आ रही है, ठीक है। और इस मेटल ने जैसे इसके ऊपर लाइट आई, ये लाइट रेज, क्लियर। मैं कर थोड़ा मार्किंग कर दूं तो यहां पर ये डिटेक्टर होता है, दिस इज डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेगा, हेल्प्स इन द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेल्प्स इन द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं डिटेक्टर, क्लियर। ये आपके पास एक मेटल शीट है, मेटल की शीट है जो कि किससे बनी हो सकती है, इन तीनों चीजों से बनी हो सकती है, ठीक है। यहां पर ये एमिटर है, दिस इज एमिटर एंड दिस इज बैटरी, क्लियर। ये बना दिया आपको। ये वैक्यूम चैम्बर एक, दिस इज वैक्यूम चैम्बर। ये आपको पूरा सेटअप बता दिया गया किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सेटअप बनाया जाता था, क्लियर। अब देखिए आप लोग, यहां से कुछ लाइट की रेज आती हैं और लाइट के रेज के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अब यहां पे बात को बहुत अच्छी तरह समझना, लाइट की रेज के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। अगर उस लाइट की रे के पास इतनी एनर्जी है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, उनको रिलीज करवा दें, ये इनको अगर इस चैम्बर के अंदर ही रिलीज करवा दें और ये इनको डिटेक्ट कर ले, ये जो सी है, ये डिटेक्टर अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर ले, तो जो लाइट की जो रेज होती हैं, इसकी एनर्जी की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल पा रहे हैं उसको मैं बोलूंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मिनिमम कितनी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, कितनी कम से कम एनर्जी जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उसको बोल दिया गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब लाइट से कुछ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही होगी, अगर वो एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे, इतनी बात क्लियर। मान के चलिए लाइट से आ रही है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या ये निकाल पाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे। बट अगर यहीं पे लाइट से आ रही है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट से आ रही है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेटल में कितनी एनर्जी चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये बहुत अच्छी तरह निकाल सकता है कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स को, बिल्कुल निकाल सकता है। अब ध्यान देना, अगर ओनली इलेक्ट्रॉन्स को ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर रिलीज कर पा रहा है तो इस एनर्जी को बोलूंगा मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि हाँ चलो इसने इतनी एनर्जी तो निकाल दी कि इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल से तो बाहर निकल गए। बट अगर इसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाए कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास मूव करने के लिए वेलोसिटी आ जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने स्टार्ट कर दे बहुत तेजी से, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर भी निकल जाए, तो फिर उस एनर्जी को बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी। बच्चों बहुत अच्छी समझना, मैंने यहाँ पे 3 एनर्जीज बता दी है। एक तो लाइट से जो आ रही है नॉर्मल एनर्जी, वही बोलूंगा, यहां अच्छी तरह समझना। एक तो लाइट से जो आ रही है नॉर्मल एनर्जी, मतलब एच न्यू, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, ये लाइट से आ रही है नॉर्मल एनर्जी है, ठीक है भाई। ये एनर्जी लाइट से आ रही है मान के चल रहा हूं, और इस मेटल में जितनी एनर्जी है, जो मिनिमम एनर्जी इस मेटल को चाहिए रिक्वायर्ड, उसको बोल दिया गया है एच न्यू नॉट, ये बोलता हूं मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। और अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से बहुत ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल जाए, तो उसको बोलूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी, उसको मैं क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी, ये रही काइनेटिक एनर्जी। तो आप फटाफट ये डायग्राम बनाइए,
फटाफट डायग्राम बनाए ना, और इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, लिखना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू experiment, when light of certain frequency falls on the metal surface and ejection of electrons takes place, which are counted by detector, लिख सकता हूं, which are counted by detector, then such effect is known as photoelectric effect. इस इफेक्ट को क्या बोलूंगा मैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट उस मेटल वेव पर जाके गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, और इसी को क्या बोला गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया गया था, पहले ही अच्छी तरीके से डायग्राम बना दिया था, समझा दिया गया था। आप डायग्राम को कॉपी करना प्लीज, और इसके बाद इस डेफिनेशन को लिखना। अब इस डेफिनेशन को समझाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले थे, तो हेडिंग बनाएंगे अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, तो जो लाइट से नॉर्मल है फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन आ रही थी उसकी एनर्जी क्या बोली जाएगी? E = h न्यू। ठीक है, तो यहां पे लिखना एनर्जी ऑफ, क्या वैसे बोल सकता हूं, फ्रीक्वेंसी जो न्यू थी उस रेडिएशन की जो भी वहां से जो रेज आ रही है उनके पास क्या एनर्जी थी? E। तो लाइट falls on the metal surface have energy equal to h न्यू। किसके इक्वल हो जाएगी? h न्यू के इक्वल। फर्स्ट पॉइंट तो बना दिया, कोई दिक्कत है? मैंने बताया था कि लाइट से कौन सी एनर्जी आ रही है? E = h न्यू, जो मैं पढ़ चुका हूं अभी, हम लोग इसके पोस्टबिलिटी जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड मैं बता रहा हूं, यहीं पर सेकंड देखेंगे। तो सेकंड में क्या बोला गया था? अगर इससे भी कम एनर्जी आ जाए उसको बोलूंगा मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि h तो कांस्टेंट है, h तो चेंज होना नहीं है। तो वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे बनी? वो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कारण। देखना, if the frequency of radiation is lesser than normal frequency कौन सी है? दिस इज। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए वो फ्रीक्वेंसी, देन इट इज नॉट, if the frequency of radiation is lesser than normal frequency, then it is known as threshold frequency. Then it is known as threshold frequency. इसको क्या बोला जाएगा? Threshold frequency. Then it is known as threshold frequency. मतलब कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इसको अब अच्छे से समझना। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जितनी तो चाहिए उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। क्लियर? तो अगर मैं इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखाऊं आपको, तो लिखना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करूंगा मैं न्यू नोट से। क्लियर, लिखना है इसकी डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required, it is the minimum frequency required to eject electrons from metal surface. Clear? It is the minimum frequency required to eject electrons from a metal surface, and the energy related to this is known as threshold energy, and the energy related to this is known as threshold energy, is known as threshold energy. तो आई होप अब बात आपको समझ में आ गई होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो मैंने समझाया था कि अगर लाइट यहां पे थे अपन लोग, लाइट से मानो आ रही है एच न्यू, ठीक है, और यहां पर इसको मिनिमम चाहिए एच न्यू नॉट, मतलब एच न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट से एच न्यू आ रही है और यहां पर इसको मिनिमम चाहिए एच न्यू नॉट, तो आप लोगों को एग्जैक्ट करने के लिए एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट होना चाहिए। क्लियर, अगर ये एच न्यू की वैल्यू ज्यादा हुई एच न्यू नॉट से तभी इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे। अगर एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से कम हो गई, मतलब एच से एच काटो, मतलब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम हो गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट नहीं होंगे। बात समझ में आ गई तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइट से जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो इस न्यू नॉट के जितनी तो होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। इतनी भी होगी तो भी रिलीज नहीं होंगी, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो दैट इज न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेना बच्चों, तो दैट इज यहां पर एक पॉइंट लिख लेना, दैट इज इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इजेक्ट। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। न्यू लाइट से आ रही है, मेटल के पास न्यू नॉट इतनी चाहिए उसको। अगर मानिए इफ मैं पहला वाला केस लेके चलता हूं, अगर इस न्यू की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से बहुत ज्यादा हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन से निकले गए और साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एनर्जी भी आ गई है, और उस एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे लिखना, देखिए अब तक मैंने दो पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये रहा फर्स्ट और सेकंड के अंदर ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखवाई गई थी। तो थर्ड पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखना, इफ द एनर्जी is far greater than threshold energy, then electrons will start move with certain velocity, and such energy are called kinetic energy। तो इतनी बात क्लियर हो गई है, and such energy are called kinetic energy। क्लियर, इसको क्या बोलूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी। आई होप अब तो बात क्लियर हो गई होगी कि द एनर्जी इज फार ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से बहुत ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उस एनर्जी को क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपने, इसके बेसिस पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आए थे। अब इसके बाद आइंस्टीन आया था साइंटिस्ट, और उस आइंस्टीन ने इस फोटोइलेक्ट्रिक जो था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसको प्लैंक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेसिस पे एक फॉर्मूला दिया था। तो यहां पे लिखेंगे स्टार मार्क करके, आइंस्टीन यूज्ड प्लैंक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, अब पढ़ रहे हैं आइंस्टीन का यूज, वो किसका था? हर्ट्ज का। ये वाला जो सेटअप था, ये हर्ट्ज ने दिया था भाई, ये वाला हर्ट्ज ने दिया था, साइंटिस्ट है हर्ट्ज, इस हर्ट्ज ने दिया था ये वाला सेटअप। क्लियर? इस वाला आ रहा है आइंस्टीन का नाम। अब आइंस्टीन ने जो था, इस आइंस्टीन की बात पे आते हैं, तो आइंस्टीन ने प्लैंक्स की थ्योरी को यूज किया था और उस थ्योरी के बेसिस पे इसने एक्सप्लेन किया इस फिनोमेना का। इज यूज्ड टू एक्सप्लेन आइंस्टीन यूज प्लैंक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस, बस दिस, ये यूज कर दिखते हैं, दिस फिनोमेना। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, तो क्या बोलूंगा मैं, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी एनर्जी होती है स्ट्राइकिंग फोटोन की, मतलब जो लाइट से जो भी एनर्जी आ रही है उसको फोटोन बोलते हैं, लाइट से जो आ रही है, तो उसने बोला था एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, मतलब जो फोटोन जो स्ट्राइक हो रहा है उसकी एनर्जी, मतलब जो लाइट से आ रही है। क्लियर? इट इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग मतलब वही थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम है बाइंडिंग, यहां पर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बोल रहा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्लियर? तो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन कितनी थी? एच न्यू, और बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसने ये एक रिलेशन दिया था इस बेसिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये एक फॉर्मूला बन गया। और ध्यान देना, ये एच न्यू नॉट जो है ये बनता है वर्क फंक्शन। अच्छा, एच न्यू नॉट जो था अभी तक मैंने क्या बताया था? थ्रेशोल्ड एनर्जी। एच न्यू नॉट जो बताई गई थी अब तक, क्या बताई थी कि एच न्यू नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी है, तो इसको ही मैं क्या बोल सकता हूं? वर्क फंक्शन। इसको मैं क्या बोलता हूं? वर्क फंक्शन। ये जो एच न्यू नॉट है इसको ही मैं क्या बोलता हूं? वर्क फंक्शन ही बोलता हूं, वर्क फंक्शन। और रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? डब्ल्यू नॉट। तो डेट इज डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये फॉर्मूला बना सकता हूं मैं। क्लियर? डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। बात समझ में आ गई है? मैं सिंबल्स लिख देता हूं एक बार, पहले सारे सिंबल्स आपको लिख देता हूं जैसे समझ में आ जाए चीजें। देखिए, एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एच है, ठीक है। यहां पर न्यू मींस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से जो आ रही है रेस, न्यू नॉट मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो आ रही है। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? के ई काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और डब्ल्यू नॉट यहां पे आ गया वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसके इक्वल है? एच न्यू नॉट के इक्वल। ये आपको ध्यान रखनी है चीजें। तो वर्क फंक्शन अगर किसी से पूछा जाए कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन एक वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एच न्यू नॉट को मैं क्या बोलता था? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको क्या बोला जाता था? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते थे। तो वर्क फंक्शन जो होता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत होती है उसको क्या बोलता है? वर्क फंक्शन। क्लियर हो गई बात? इस फॉर्मूले के अंदर मैं काफी सारे चेंजेस और कर सकता हूं, फिलहाल इतना कॉपी करिए, और चेंजेस करता हूं तब देखना। जैसे मैंने लिखवाया इस फॉर्मूले के लिखता हूं, तो मैंने लिखवाया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये लिखवाया लास्ट वाले फॉर्मूला। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो न्यू होता है या सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा बता रखा है, तो सी अपॉन लैम्डा क्या हो गया है? न्यू हो गया है कि नहीं? सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा पहले बता रखा है मैंने आपको रिलेशन, अगर नहीं है याद तो कहीं से पूछ जाना, और आप पहले जाके पढ़ो उसको, प्रीवियस वीडियो में जाइए और जल्दी से पढ़िए उस चीज को। ये मैंने वेब में बता दिया था, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो सी अपॉन लैम्डा कितना हो गया? न्यू। सिमिलरली अगर मैं बोलूं यहां पर, तो सी इज इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट होता है, सी इज इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट, तो क्या हो जाएगा? सी अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू न्यू नॉट हो गया।
सिमिलरली ये हो सकता है कि नहीं भाई, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू है, तो एक तरफ न्यू लैम्डा रखा हूं तो एक तरफ न्यू नॉट लैम्डा नॉट रख दिया है, ऐसे रख सकता हूं। तो ध्यान देना, भी सिंबल लिखवा देंगे आपको यहाँ पर, ध्यान देना। तो इस न्यू की जगह अगर मैं रखा एच सी अपॉन लैम्डा, ये हो गया माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, क्लियर, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया। आप यहां से वेराइटीज ऑफ फॉर्मूला बना सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो या तो हाफ एम वी स्क्वायर यूज करना या फिर ईवी नॉट यूज करना, दो ही वैल्यूज आती है, क्लियर। या तो हाफ एम वी स्क्वायर यूज करोगे जो अब तक पढ़ते हो आए हो आप लोग 9-10 में पढ़ते थे, या फिर ईवी नॉट। मैं लिखवा देता हूं सिंबल्स क्या क्या है, अब ध्यान देना सिंबल्स पे। एच बता दिया है, न्यू बता देता फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एक काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा जो है वेवलेंथ है, नॉर्मल वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्लियर, ये बात ध्यान रखना। और ये हाफ एम वी स्क्वायर, और ईवी नॉट जो है ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू, क्लियर। हाफ एम वी स्क्वायर में एन मास वी वेलोसिटी। अब आई होप कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोबारा सुनना मेरे साथ, बने रहो अभी यहां पर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट्ज ने बोला था कि अगर लाइट किसी फ्रीक्वेंसी से आ रही है बट वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी से उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए हैं और उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसी चीज को बोलते हुए आइंस्टीन ने दिया था कि एनर्जी जो होती है किसी भी स्ट्राइकिंग फोटोन की, उसको क्या बोला गया, एच न्यू। उसका वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी बोला गया था उसको बोला गया एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन बोला गया उसको, प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। ये बात बता दी गई थी लास्ट वीडियो में, यहां पर ये बात बता दी गई है, ये चीज लास्ट बता दी गई थी आपको। क्लियर हो गई ये बात, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोबारा अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है यार, बहुत इजी तरीके से एक एक चीज बताई गई है, कंफ्यूज मत होना। एच न्यू वहां से आ रही है, एच नॉट मिनिमम है, और अगर उस मिनिमम से बहुत ज्यादा एनर्जी पता लग जाए तो उसको क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल रिलेशन याद कर लेना और ये काम हो गया अपना। एज इट इज कॉपी करना, 3 नंबर में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों अभी क्या हो रहा है कि प्लैंक्स की कुछ डिसएडवांटेजेस थी और इस बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूअल नेचर का वो रह गया है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आज के थोड़े बहुत क्वेश्चन जो मैं लेके आया था आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन से आपको दिखा दूं क्वेश्चन कैसे होते हैं आज के। तो अब तक शायद मैंने इसमें एक क्वेश्चन करा है, वो भी मैंने खुद ने अपने आप से दिया था, बट आज मैं आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक ये वाला खत्म होता है, लेकिन इसके बाद इसी में अपने डिसएडवांटेजेस रह जाते हैं प्लैंक्स के, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में छोटा सा टॉपिक रह जाता है, बट उसको मैं अभी रोकता हूं। और उससे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूं बच्चों। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देख लेना बच्चों, जल्दी से एक दो क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में आप जैसे देख पा रहे हो तो अलग अलग वेवलेंथ दे रखी है। तो अगर मैं वेवलेंथ को λ1, λ2, λ3 और λ4 मान लेता हूं ABCD की जगह, बहुत इजी हो जाता है। या फिर अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे तो ABCD से भी आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर वेवलेंथ गिवन है डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस की, क्लियर। आपको इनको चेंज मतलब इनकी एनर्जी का रेशियो ऑर्डर निकालना है। इसके आगे क्वेश्चन का लिख लेना, अरेंज these radiations in the increasing order of energy, जल्दी निकालिए, in the increasing order of energy, ये क्वेश्चन है पूरा इसका, in the increasing order of energy, क्लियर। सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, ये क्वेश्चन था। सॉल्यूशन देखेंगे, आप लोगों को निकालनी है एनर्जी, गिवन क्या है, वेवलेंथ। अब आते हैं प्लैंक्स की थ्योरी पे, और प्लैंक की थ्योरी का सेकंड पॉइंट जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ का रिलेशन देता था, और वो रिलेशन था E इक्वल टू एच न्यू, और इसको मैं एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख पाता था। तो आपको इसी रिलेशन को यूज करना है यहाँ पर। प्लैंक्स का सेकंड पॉइंट था थ्योरी का, पोस्टुलेट का, E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, क्लियर। न्यू की जगह क्या रहेगा, सी अपॉन लैम्डा। तो ध्यान देना पर
फर्स्ट सॉल्व कराता हूं। फर्स्ट वाले में लैम्डा ए दे रखी है 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मैंने, अगर सारे नैनोमीटर में है तो आप चेंज नहीं करना, लेकिन कुछ अलग अलग भी दे रखे हैं तो नैनो में चेंज करोगे तो नैनो का मीन्स होता है 10⁻⁹ मीटर। क्लियर, ये लिखवा दी गई है आप लोगों को पहले ही, जिसको याद नहीं है पहले इन वैल्यूज को याद करना। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और 1 पिकोमीटर 10⁻12। इतना तीन तो आपको याद ही करनी है। क्लियर, तो ई निकालनी है, ई ए निकालूंगा तो एच सी अपॉन लैम्डा ए ये आ जाएगा। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, ये याद करनी थी आप लोगों को। 3 इंटू 10⁸, ये वैल्यू सी की स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा ए कितना है 300 इंटू 10⁻⁹। फटाफट कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं, यहाँ पर कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच जाओगे। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना कि जो ऊपर के एच सी है इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट क्यों याद नहीं करते हो, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। आप पहले क्या करोगे 6.62 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐसे निकालोगे। इसको डायरेक्ट याद करो, इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहाँ पे रटवा देता हूं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर इस वैल्यू को आपने डायरेक्ट याद कर ली तो ये वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करके आती है 19.86 इंटू 10⁻26। आप डायरेक्ट याद करिए, इसको सॉल्व इजी कर पाओगे। इंटू 3 इंटू 10⁻7, देखिए यहाँ पर 2 था, +2 थी, +2 -9 -7। क्लियर, 3 की पावर +2 में आ गई, 3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻9, तो +2 -9 -7, इतनी हो क्लियर हो रहा होगा इतनी चीजें। तो ये यहां से कैलकुलेट कर सकते हो और आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये जैसे ये निकालोगे इसी तरीके से ईबी, इसी तरीके से ईसी और इसी तरीके से ईडी निकालना है और आपके पास चारों एनर्जीज निकल के आ जाएंगी। और उसके बाद आपको ऑर्डर देखना है कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। फॉर्मूला समझ में आना चाहिए था, फॉर्मूला कैसे लगाया है, क्यों लगाया है। गिवन है वेवलेंथ, निकालना है एनर्जी। एक रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ के अंदर कि एनर्जी और वेवलेंथ किस रिलेशन पे पाया जाता है, प्लैंक्स के सेकंड पे। ये प्लैंक नहीं दिया था, प्लैंक से क्वांटम थ्योरी के पर बेस्ड है। A इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी करिए फटाफट और मुझे तीनों एनर्जीज के साथ, मैं इस क्वेश्चन के साथ कल दोबारा मिलूंगा। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जल्दी आज। ये क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है तो डरना मत, इसको मैं भी, इस वाले क्वेश्चन को तो बहुत इजी है। अभी सेकंड क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक दो चीज बतानी पड़ेगी। इससे पहले आप थर्ड क्वेश्चन ट्राई करिए, काफी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। देखने में बड़ा लग रहा है बट है बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। भाई ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस बार गिवन लिखेंगे सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी गिवन है 1368 किलोहर्ट्ज, चेंज कर दो हर्ट्ज में तो 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। क्लियर, कैलकुलेट द वेवलेंथ। भाई वेवलेंथ निकालनी है, मतलब लैम्डा निकालना है। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, और ये भी बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में ये बिलोंग करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मैंने आपको 7 रेज बताई थी पूरी, कौन कौन सी, कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये सारी रेंज थी, उनके बेसिस पे बताना आपको। तो देखिए फ्रीक्वेंसी के मैंने वेवलेंथ निकालनी है, रिलेशन ध्यान आ रहा होगा, क्या होता था, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ स्पीड है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो ये लीजिए 3 इंटू 10⁸ ये आ गई है, फ्रीक्वेंसी आ गई है 1368 इंटू 10⁻³ और ये लैम्डा रही। इसको सॉल्व करोगे, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको कल भी मिलूंगा। आप इसका सॉल्व करके आंसर वहां पे लिख रखा है, चेक करना है आंसर यही आ रहा है क्या। तो बच्चों आज अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी के बारे में जाना था और एक दो क्वेश्चंस आपको आज दिखा देंगे किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी है। तो कल जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आने से पहले आप सभी को जितने फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं वो याद होनी चाहिए। मैं भी एक फॉर्मूले की सारी समरी बना दूंगा यहाँ पर। क्लियर बच्चों, तो आपको एक फॉर्मूले एक पेज पे लिख रखना ताकि बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो कल ही मेरे साथ इन्हीं वीडियो इन्हीं क्वेश्चन के साथ बने रहना और यहीं पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व ट्राई करेंगे और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। क्लियर बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके बाय।